नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज फिर से आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मॉडल पेपर पार्ट 2 है उत्तराखंड एलटी वालों के लिए। तो उत्तराखंड एलटी के लिए ये आज का सेकंड मॉडल पेपर है जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज पर योर एग्जामिनेशन। जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अनुसार हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है क्वेश्चन का उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए जाए। पर कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एवरेज लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि इन क्लासेस को फॉलो करते रहें और अपने स्तर पर हर तरह के क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। और यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करते हैं तो 25 प्लस मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे। और अपने लेवल पर अगर थोड़ी बहुत और तैयारी कर लेते हैं तो 28 मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे। क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही, कह सकते हैं बहुत ईजी तो नहीं लेकिन एवरेज टाइप का रहता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता है। हालांकि एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो खैर वो अलग चीज़ है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर आपको कोशिश करनी है इन 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की और आखिर में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। इसके अलावा जो पहली क्लास है वहाँ पर भी आप 30 क्वेश्चन करवाए गए हैं मॉडल पेपर के। तो मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप आसानी से सारे एग्ज़ाम से पहले पहले जितने भी हो सके मैं यहाँ पर करवा दूंगा। तो इनको आपको फॉलो कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन वाली क्लास होंगी यानी कि थ्योरी बेस्ड क्लासेज जो होंगी वो मैं कोशिश करूंगा लाने की। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि जो टीचिंग मेथड है वो मैंने अभी तक कम्प्लीटली थ्योरी बेस के रूप में नहीं करवाया है, तो कोशिश करूंगा उसको जल्दी लाने की। और हो सकता है अगली वीडियो उसी पर आए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड, क्योंकि टीचिंग मेथड से आपके 2 या 3, कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 30 में से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाते हैं कि उनके फाउंडर कौन है। तो अगर आपको फाउंडर मालूम है तो आप इजीली एक नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर एडिशनल मैं बताना चाहूँगा। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 28 या 27 मार्क्स ले आते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको 70 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, यानी कि माफ़ कीजिएगा जो सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे 70 एमसीक्यू में, वो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा आराम से अगर 27-28 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो मान लीजिए अगर आपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे, क्योंकि अब समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए अटैम्प्ट करते हैं, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो भी आपके 27-28 मार्क्स यहाँ पर इजीली आ जाएंगे, जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेंगे। तो इस वजह से ये 30, क्योंकि एवरेज लेवल का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है। तो एवरेज लेवल का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, टेलीग्राम से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे पहले जो मॉडल पेपर आया उसका पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है, तो वो भी मैं एक साथ या फिर अलग अलग करके आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ग्रुप का नेम है सेम एज चैनल नेम, यानी कि जो चैनल का नेम है उसी के अनुसार है, GOV एग्जाम इन्फो, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो जो है सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको गैस करने हैं या फिर कमेंट करके बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हर्बर्ट द ग्रेट स्कॉलर कंसिडर्ड द एंटायर नॉलेज, किस तरह से कंसिडर किया था हर्बर्ट ने? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। जिन्होंने भी गैस करा बिल्कुल सही है, अ सिंगल यूनिट, एक एकल इकाई हिंदी में। तो इन्होंने इसके रूप में संपूर्ण ज्ञान को कंसिडर किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हार्वर्ड बिलीव दैट इन ऑर्डर टू टीच स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है द टीचर शुड मूव फ्रॉम द अननोन टू नोन, ऑप्शन बी है द टीचर शुड मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, ऑप्शन सी एनी वन ऑफ दीज टू मेथड ए और बी कैन बी यूज्ड, या फिर ऑप्शन डी है बोथ ऑफ दीज टू मेथड ए बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इजी क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा आंसर। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। नोन टू अननोन पहले भी इस पर क्वेश्चन करा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, वाई डोंट यू सपोर्ट द 5 स्टेज मेथड ऑफ टीचिंग गिवन बाई हर्बर्ट। तो जो हर्बर्ट ने टीचिंग के 5 स्टेज दिए थे उसको आप सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? ये कुछ रीजंस दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं हार्वर्ड के जो 5 स्टेज मेथड ऑफ टीचिंग थे वो कौन कौन से थे। तो ये स्टेजेस हैं आपके, पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन, और फोर्थ है जनरलाइजेशन, और फिफ्थ है आपका एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेजेस थे हार्वर्ड के टीचिंग के मेथड, 5 स्टेज मेथड ऑफ टीचिंग के। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं
इसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट है, पर्सनल डाइवर्सिटीज़, उसको उसका कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट का इस मेथड में, वो नहीं है, या फिर कह लीजिए डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये है, इसके तीनों ही कारण सही हैं, इस वजह से आप इसको सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे या करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वाले देख लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रिल लेसन इज़। तो ये जो ड्रिल लेसन है आपका, इसमें इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है रिवीजन ऑफ द लर्न फैक्ट्स इन द सेम फॉर्मेट, पुटिंग द फैक्ट्स इन ऑर्डर बिफोर स्टूडेंट्स, ट्राइंग टू नो वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर इज़ बीइंग टॉट टू देम और नॉट, या फिर कीपिंग स्टूडेंट्स एक्टिव। तो ड्रिल लेसन का जो मकसद होगा या फिर मीनिंग होगा वो है आपका रिवीजन ऑफ द लर्न फैक्ट्स इन द सेम फॉर्मेट, यानी कि जो चीज़ आपने पहले से ही सीखी है उसी रूप में, उसी प्रारूप में उसको रिवाइज करना ही ड्रिल लेसन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ए सोचा है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इन द लेसन प्लान द फॉलोइंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। तो क्या एडवांस में डिसाइड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, आप ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड कर लेते हैं पाठ का क्या उद्देश्य है। इसके अलावा जो पाठ के उद्देश्य प्राप्त करने की विधि है, किस तरह से आप करेंगे ऑब्जेक्टिव, वो है आपका। इसके अलावा जो मेथड है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि आप किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं, या फिर जो टीचिंग ऑर्डर है वो क्या रहेगा आपका। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू आर नॉट इन फेवर ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान फॉर क्लास टीचिंग बिकॉज। तो आप जो है प्रिपरेशन नहीं करना चाहेंगे क्लास टीचिंग के लिए, या फिर इसके पक्ष में नहीं है, क्यों। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, ये हार्ड होता है प्रिपेयर करने में, वेरी हार्ड। या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पर कि इसमें जो है जो क्लास टीचिंग है, ड्यूरिंग क्लास टीचिंग आप जो है जो जितने भी पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस हैं वो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं लेसन को पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से सबसे सही आंसर वैसे इसका देखने में लग रहा है ऑप्शन सी, लेकिन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिपरेशन करने में टाइम लगेगा आपको, जो आपका क्लास टीचिंग है उसके लिए। इसके अलावा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है प्रिपरेशन में, कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन है तो ये भी डिफ़िकल्ट है, और जो सर्कमस्टेंसेज है पॉसिबल वो भी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाई डू यू लाइक द ह्यूरिस्टिक मेथड। यानी कि जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है, या जिसे हिंदी में कहते हैं अन्वेषण पद्धति, वो आप क्यों पसंद करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बिकॉज द स्टूडेंट हिमसेल्फ सीक्स इन दिस मेथड, बिकॉज स्टूडेंट डू नॉट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन दिस मेथड, या फिर ऑप्शन सी है बिकॉज टीचिंग वर्क इज डन एट अ फास्ट स्पीड इन दिस मेथड, या फिर बिकॉज स्टूडेंट डू नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन दिस मेथड। तो देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इनका नाम था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नाम था इनका। तो ये नाम याद रखिएगा, इसके प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़, ये ह्यूरिस्टिक मेथड होता क्या है, यानी अन्वेषण मेथड जिसे कहते हैं पद्धति। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम पोजिंग की जाती है, समस्या खड़ी की जाती है, और उसके बाद हाइपोथेसिस के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेसिस का, यानी कि जो परिकल्पना है, यानी कि उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी उसको सोचा जाता है, उस परिकल्पना के माध्यम से क्या क्या कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया साइंस का, तो मान लीजिए वो गलत हो गया, उसकी जो रीडिंग है वो गलत आ गई, या उसका रिजल्ट फाइनली गलत आ गया, तो आप उसका हाइपोथेसिस के माध्यम से ऑलरेडी उसमें सोचेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने अपरेटस का गलत यूज़ किया हो, अपरेटस का प्रॉपर यूज़ ना किया हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने जो उसके स्टेप्स हैं उसको सही से फॉलो ना किए हों। तो आखिर में ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हाइपोथेसिस के माध्यम से आप लास्ट में ये कॉन्क्लूज, इसका जो कह सकते हैं निष्कर्ष होगा, उस पर आप ये आएंगे कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या था एक्सपेरिमेंट फेल होने का। तो यही है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि हाइपोथेसिस के माध्यम से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा
समझ भी होंगे आप, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी ए गेस करा है बिल्कुल सही है, बिकॉज द स्टूडेंट हिमसेल्फ सीक्स इन दिस मेथड। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द मॉन्टेसरी मेथड ले द मैक्सिमम इम्फेसिस। यानी कि जो मॉन्टेसरी विधि है वो अधिकतम जोर देती है निम्नलिखित में से किस पर, इनमें से कौन सा है? पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, सोशल डेवलपमेंट, या फिर मोरल डेवलपमेंट, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे पहले मॉन्टेसरी मेथड, या नाम इनको दिया गया था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने इसका विकास किया था, डेवलप किया था। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले इस पद्धति को कहाँ चलाया गया था? तो ये आपका सेंट लॉरेंस स्कूल में चलाया गया था, सेंट लॉरेंस के एक स्कूल में चलाया गया था, जो कि 1907 यानी कि 1907 में ये शुरू किया गया था, इस पद्धति को इस्तेमाल में लाया गया था पहली बार। तो इसको भी याद रखिएगा। तो खैर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो छात्र का व्यक्तिगत विकास है उसको डेवलप करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी ये सोचा है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो अगेन ये मॉन्टेसरी मेथड जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि यह प्रणाली छात्रों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए बाहरी दबाव बनाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्गली मेंशन है, गलत दिया गया है, जबकि इसका अपोजिट है, दिस सिस्टम एक्सपर्ट्स एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द स्टूडेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस विधि में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सी जिन्होंने गैस करा है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपके अनुसार कौन सा सही लगता है आपको, ये आपको बताना है। तो पहला है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना और सिखाना आसान है, छोटे बच्चों के लिए लिखना और सीखना आसान है। सी है, छोटे बच्चों के लिए गणितीय तालिकाओं को याद रखना आसान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा जो बच्चे हैं वो आसानी से सीख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी है लर्निंग की वो ज़्यादा होती है बड़ों के मुकाबले सीखने की। तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर लग रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। लिखना बाद में आता है, सीखना और पढ़ना पहले आता है, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गणितीय तालिकाओं तो बात की चीज़ है, ये इसके बाद आगे जो होता है उसमें आता है। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, छोटे बच्चों के लिए पढ़ना और सीखना आसान है। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रॉम हुम इज़ द डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूज़फुल। तो जो ये डाल्टन प्रणाली है वो किसके लिए उपयोगी है? सभी के लिए है, शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, माफ़ कीजिएगा इसमें सभी के लिए नहीं होगा। जो डाल्टन प्रणाली थी आपकी वो थी सिर्फ ग्रोन अप चिल्ड्रेन के लिए, यानी कि छोटे बच्चे या फिर शिशुओं के लिए नहीं था, ये ग्रोन अप चिल्ड्रेन के लिए था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोजेक्ट मेथड क्या है ये आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक नहीं है ये पूछा गया है। दूसरा है, बच्चों को काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं देता है, बच्चे की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के समन्वय को सम्मिलित करता है, या फिर अव्यावहारिक है। तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, पहले भी हमने इसमें क्वेश्चन करा है कि बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो ये है आपका बच्चे की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को समन्वय में सम्मिलित करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इनकॉर्पोरेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी जिन्होंने गैस करा बिल्कुल सही है। इसके बाद है द बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? श्रम के महत्व को स्वीकार करता है, हस्तकला केंद्रित है, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि यूनिवर्सली अवेलेबल तो है लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट फोकस्ड भी है और एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, ये भी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधी जी, वॉज इनलेव्ड बाई रिलीजन, या फिर लिटरेसी एज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, हैड लिटरेसी एज इट्स ओन ओनली ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पढ़ा भी होगा लेक्चर वालों ने, जो कैंडिडेट होंगे लेक्चर के,
जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा, उसके लिए प्रिपेयर किया होगा, तो उनको याद होगा जो बेसिक एजुकेशन है वो किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज हैंडीक्राफ्ट, दैट इज़ वाई इन इट्स करिकुलम, यानी कि बेसिक शिक्षा का केंद्र हस्तकला था, इसलिए इसके पाठ्यक्रम में क्या है ये आपको बताना है। तो हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो ये आपका था, और इसीलिए जो करिकुलम है या फिर पाठ्यक्रम है वो क्या था इसमें, इसका राइट आंसर होगा द आर्ट ऑफ वुड कार्विंग वॉज इंक्लूडेड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी जिन्होंने गेस करा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर सेंट समवेयर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग ट्रेनिंग देन यू वुड, तो आप क्या करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे फ्रेंडशिप का टीचर्स के साथ, या फिर नए टीचिंग मेथड सीखेंगे, या फिर लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर एट दैट प्लेस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। वहाँ पर आप टीचिंग मेथड तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ अनुभव ले सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर से, या फिर यहाँ पर आप फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं अन्य टीचर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से कहीं भेजा जाता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू स्टूडेंट वर्क हार्ड, स्टूडेंट जो है वो कब कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। जाहिर सी बात है, जब कंपटीशन लेवल हाई होगा तभी स्टूडेंट कड़ी मेहनत करेंगे, वरना कड़ी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, एलटी के एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, मान लीजिए इसमें कंपटीशन लेवल काफ़ी कम होता, काफ़ी कम एप्लीकेशन आए होते एलटी के लिए, मान लीजिए 1400 प्लस पोस्ट हैं और एप्लीकेशन आपके 2800 ही आए होते, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का लेवल कम होता तो मेहनत भी आपको कम करनी पड़ती इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आप कड़ी मेहनत या कोई स्टूडेंट कड़ी मेहनत कब करेगा, जब कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना हो, या फिर जो कंपटीशन हो वो हाई हो। तो कंपटीशन हाई होगा तभी जो प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, कम होगा तो ये कम हो जाएगा। तो इसीलिए छात्र कड़ी मेहनत तब करते हैं जब उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन इज, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन की क्वालिटी क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी क्वालिटीज़ हैं। यानी कि एक तो ये प्रैक्टिकल नेचर होता है इसका ऐसे टाइप एग्जामिनेशन का, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने जो थॉट्स हैं उसको मेंशन कर सकते हैं निबंध में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ये होता है एक चीज़। इसके अलावा टेस्ट ऑफ नॉलेज, आपके ज्ञान का भी परीक्षण हो जाता है कि आपको उस टॉपिक के विषय में क्या क्या चीज़ें मालूम है, और इसका मतलब ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द फॉलोइंग 3 क्वालिटीज़ मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एग्जामिनेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एवोल्यूशन एंड यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, एवोल्यूशन एंड प्रैक्टिकली, या फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस या फिर एवोल्यूशन एंड प्रैक्टिकलिटी। तो कौन सा गुण होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक तो वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, और व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए परीक्षा में, ये 3 गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऑप्शन ए है देयर रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज द सेम, देयर आंसर आर वेरी डिफिकल्ट क्वाइट ऑफन, द मेथड ऑफ देयर एवोल्यूशन आर डिफरेंट, देयर स्टाइल ऑफ देयर आंसर आर डिफरेंट। तो देखिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है देयर रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज द सेम, यानी कि चूँकि ऐसे में आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है तो इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग हो सकता है, उसके जो परिणाम है हमेशा समान नहीं होते, तो ये इसलिए विश्वसनीय नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द फीट ऑफ द स्टिक, क्या क्या किया जा सकता है, यानी कि छड़ी के डर के कारण कह लीजिए, जो स्टिक है उसके डर के कारण क्या क्या हो सकता है, अनुशासन बनाए रखा जा सकता है, ऑप्शन बी ए है यहाँ पर, ऑर्डर कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास, कंप्लीट डिसिप्लिन इन मेंटेन, ऑर्डर कैन बी क्रिएटेड बट मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट नेसेसरी, सेल्फ डिसिप्लिन इज डेवलप्ड। तो क्या छड़ी की मदद से सेल्फ डिसिप्लिन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑर्डर है वो बनाया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डिसिप्लिन है वो उसका मेंटेनेंस हो सके, उसको बनाए रखा जा सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द
principle of education is the child should be given new sets of knowledge by knowing about his previous sets of knowledge. How can we know about the previous knowledge of the child? यानी कि वही चीज़ है, known to unknown है, जो आपका होता है, यानी कि जो ज्ञात है उस और अज्ञात है उसके बारे में अगर आपको पता करना है कि बच्चे को क्या ज्ञात है, प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चे की, तो कैसे करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बाय आस्किंग हिज पेरेंट्स, बाय टॉकिंग टू देम, बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम, या फिर बाय रीडिंग बुक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बाय आस्किंग क्वेश्चन। सिंपल, आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि उसका जो लेवल है नॉलेज का वो क्या है, प्रीवियस नॉलेज का लेवल क्या है। तो सिंपल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उनसे प्रश्न पूछकर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है एनी टीचर वुड सक्सीड इन अटेनिंग हिज ऑब्जेक्टिव ओनली देन व्हेन ही, ऑप्शन ए है एबल टू कीप स्टूडेंट डिसिप्लिन, एबल टू इम्प्रेस स्टूडेंट विथ हिज टीचिंग स्किल, कम टू द क्लास इन टाइम, या फिर टेक केयर ऑफ द वेल बींग ऑफ स्टूडेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि छात्रों की भलाई का ख्याल रखता है, तभी वो जो शिक्षक का ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त कर पाएगा, उसमें सफल हो पाएगा। तो समय पर आना इससे कोई लेना देना नहीं है, और अपने शिक्षण कौशल से छात्रों को प्रभावित करने से भी ये ऑब्जेक्टिव पूर्ण नहीं होगा, और डिसिप्लिन तो खैर अलग चीज़ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, छात्रों की भलाई का ख्याल रखकर। तो ऑप्शन डी इसका राइट, यानी कि छात्रों के लिए क्या सही है वो चीज़ है ऑब्जेक्टिव शिक्षक का, टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है यही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द आंसर बुकलेट्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी एवेल्यूएटेड बाय अदर टीचर्स एंड नॉट बी देयर ओन टीचर्स, बाय डूइंग दिस स्टूडेंट्स वुड। इससे क्या होगा? अगर जो आंसर शीट्स हैं या बुकलेट है उसको उसके खुद के शिक्षक के द्वारा ना चेक करके अन्य शिक्षक द्वारा भी उसको चेक करवाया जाता है, तो इससे क्या अधिक अंक प्राप्त होंगे, उनके ज्ञान स्तर की वास्तविकता के बारे में जानते हैं, या फिर अन्यायपूर्ण और आंशिक उपचार नहीं दिया जाना चाहिए इसलिए, या फिर अधिक आत्मविश्वास विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि कुछ त्रुटि ना रह जाए, किसी एक टीचर से अगर गलती होती है तो जो अन्यायपूर्ण या फिर आंशिक जो पार्शियल ट्रीटमेंट है उस बुकलेट या स्टूडेंट के साथ वो ना हो जाए, इसलिए ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, अ स्टूडेंट यूज फ्लैटरी टू लिमिट टू प्लीज यू, व्हाट वुड यू डू टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस। तो एक छात्र है जो टीचर के साथ या आपके साथ फ्लैटरी यानी कि कह लीजिए चापलूसी करता है आपको खुश करने के लिए, तो आप उस ऐसा कैसे रोक सकते हैं उसको ऐसा करने से, किस तरीके से रोका जा सकता है ऐसा करने से। तो ऑप्शन है, यू वुड टेल हिम दैट फ्लैटरी वुड नॉट टेक हिम एनीवेयर, यानी कि चापलूसी करने से वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। बी है, यू वुड लॉज अ कंप्लेंट विथ हिज पेरेंट्स को उनको शिकायत कर देंगे, या फिर यू वुड पनिश हिम, या फिर यू वुड हैव अ पैसिव इग्नोरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यू वुड हैव अ पैसिव इग्नोरेंट टुवर्ड्स हिम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, इन योर वी द करिकुलम शुड बी, जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए छात्रों के, पर साथ ही साथ जो उसकी ज़रूरत है उसके अनुसार उसे बदला भी जा सके ऐसा भी होना चाहिए, प्लस एबल टू यूज़ द एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, जो छात्र की गतिविधि है उसका उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द स्कूल इज़ अ, स्कूल क्या है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का, समाज का एक लघु रूप है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डेवीज एजुकेशन इज़ अ, अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशन क्या है ये पूछा गया है, शिक्षा क्या है। तो क्या होगा इसका, सोशल नीड होगा, सामाजिक ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू डेवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट स्टैंड अप व्हेन यू एंटर इनटू द क्लास देन व्हाट वुड यू डू। तो आप क्या करेंगे अगर कोई छात्र आपके आने पर खड़ा नहीं होता है, तो क्या आप उसे पनिश करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या फिर माता पिता से उनकी शिकायत दर्ज करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप उनको इग्नोर करेंगे, कोई अटेंशन नहीं देंगे इस चीज़ को लेकर,
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आज का, इफ़ अ स्टूडेंट कंडेम्स अनदर टीचर बिफोर यू देन वुड यू डू। तो इसमें भी सेम है, आप जो है इसके बारे में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द कंडेमनेशन ऑफ द दैट स्टूडेंट, यानी कि उस छात्र की निंदा को महत्व नहीं देंगे किसी शिक्षक के प्रति जो निंदा की जा रही है। सही सिंपल आंसर है इसका कि आप एक तरह से इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन करे हमने। आप नीचे कमेंट करके बताएं आपके कितने राइट आंसर हुए हैं, और आगे भी हम इस तरह की क्लासेस करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। PDF वगैरह मैं अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम लगेगा इसको शेयर करने में, तो वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और इसको शेयर जरूर करें सभी के साथ। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।